दुहाई क्या है, मुतालबा क्या है? यही कि अगर रियासत माँ की ममता जैसी है, अगर रियासत मसीहा के एहसास जैसी है, अगर रियासत जमूर की जान और माल की मुहाफिज है और अगर रियासत के दिल में अवाम का दर्द है, तो इस रियासत के वाली वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्वेटा तशरीफ़ लाकर दुखी दिल माओं की फरियाद अपने कानों से सुने, वालदैन के ज़िबा हुए जिगर गोशों की दर्द में शरीक हों और कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराएं। ये मुतालबा लेकर सानिया क्वेटा के मुतासरीन लाशों समेत गुज़िश्ता 4 रोज़ से सरापाए धरना है। नाजरीन, माइनस डिग्री पर खून जमा देने वाली सर्दी में अपने प्यारों को इंसाफ दिलाने के लिए रियासत के ये बेबसबासी रियासती ज़िम्मेदारों की राह देख रहे हैं। हज़ाराबाद से वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़रा की दिलजोई अपनी जगह, मगर हाकिम वक्त की यकीन दहानी अपनी जगह। वो सिक्योरिटी खदशात के जो वज़ीर आज़म के क्वेटा जाने के इरादों में क़ायल हैं, क्योंकि बज़ाहिर अभी यही पता लग रहा है हज़ारा बरादरी बरसों से इन्हीं खदशात को जवान खून देकर भुगत रही है। क्या मज़म्मत, तासुफ़ और हमदर्दी के चंद बोल टूटे दिलों के भारी भरकम बोझ के लिए काफ़ी हैं? ज़िम्मेदार रियासत और इसके हाकिमों का ये रवैया सवाल कना ही नहीं, जवाब तलब भी है कि ऐन इक़्तिदार की नाक नीचे 22 साला जवान को सरेआम गोलियों से भून डाला जाए और जवाज़ ये गढ़ा जाए कि गाड़ी ना रोकने पर फायरिंग की गई, मगर अदालत के इस सवाल का जवाब ना कातिलों के पास और ना ही रियासत के हाकिमों के पास कि गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पर गोलियां कैसे लगीं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से पूछा कि गाड़ी की सीटों पर गोलियों के निशान हैं। जवाब मिला, मैं नहीं देख पाया। अदालत ने फिर सवाल किया, जाए वकवा की तस्वीर कहाँ है? तफ्तीशी अफसर का जवाब था, असल तस्वीर नहीं बनाई गई। यह है दारुल हुकूमत की पुलिस की तहकीकात का पैमाना। और अगर तस्वीर बन भी जाती तो क्या होता कि जुल्म की इस आप बीती के सरे वर्क पर ही कौम के नन्हे 144 शोहदा की लहू रंग तस्वीर आवेजा हैं। ताकतवर तरीन दराज में, और आप जानते हैं कौन से दराज की मैं बात कर रही हूँ, उस दराज में लहू में लथपथ ये तस्वीर गुज़िश्ता 6 बरसों से पड़ी हैं, मगर आज तक कौम उन नन्हे शोहदा के कातिलों की कोई एक तस्वीर नहीं देख पाई। हाँ, माँ की जैसी ये रियासत 144 बच्चों के कातिल एहसानुल्लाह एहसान को राह फरार देकर ममता का हक ज़रूर अदा कर देती है। माँ जैसी इस रियासत में सानह साहिवाल के मासूम फैमिली, सरफराज शाह और हयात बलोच के बूढ़े वालदैन और मोटरवेज पर ज्यादती की शिकार खातून इंसाफ की दुहाइयाँ देते देते खामोश हो, मगर रियासत की गर्दन में निदामत का खमाया, ना ही एक नामवर सहाफ़ी की एक ट्वीट पर तौहीन अदालत का अस खुद नोटिस लेने वाली मुअज़्ज़ज़ अदालत के हथौड़े में हमदर्दाना जुम्बिश पैदा हुई। मुँह जोर सियासत की, मगर मुँह जोर लड़ाई में जवान सादिक शहीद की 6 बहनों का दर्द भला कौन जाने कि पीडीएम को इक़्तिदार का दुख खाया जा रहा है, हुकूमत को इक़्तिदार छिन जाने का गम, हुकूमत ऑपोजिशन को एनआरओ ना देने और ऑपोजिशन हुकूमत को एनआरओ ना देने पर बज़िद, मगर ये मासूम अवाम को दहशतगर्दों से एनआरओ दिलाने का इस भारी सवाल का जवाब बहरहाल रियासत पर कर्ज ज़रूर है। और हम बार बार कानून साजी पे इसीलिए आते हैं क्योंकि आपको बताते चलें कि टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ्स बिल 2020 पिछले 1 साल से सेनेट के अंदर पेंडिंग है। इसी तरह आपके नवाज शरीफ साहब के दौर में जिस इंडिपेंडेंट फेडरल कमीशन का कहा गया था रिकमेंडेशंस में कि वो इन्वेस्टिगेट करें सेक्रेटेरियन वायलेंस को, रिकमेंड करें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, पब्लिकली रिपोर्ट करें इसको हज़ारावाल के ऊपर, आज तक ना कायम हुई ना उसके ऊपर कुछ बना। सो लेट्स टॉक ऑप्टिक्स फॉर नाउ। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अली अमान साहब, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेंबर कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ PMLN की जानिब से मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, कैड के वज़ीर भी रह चुके हैं, हमारा साथ देंगे अभी थोड़ी देर में मारुल हक साहब और कायरा साहब भी, उनका इनपुट भी लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अली साहब, अगर आप इजाज़त दें तो हमारे मंच में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं गालिब निहात साहब, उनकी तरफ चलते हैं कि उधर भी देख सकें कि क्या हो रहा है। आज चौथे रोज़ भी हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद कोयटा के मगरबी बाईपास पर सरापाए एहतजाज है। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मुज़ाकराती दौर भी चलाए गए। सूबाई हुकूमत के नुमाइंदगान भी यहाँ पर आए, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान भी यहाँ पर आए, जिनमें वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद हैं और वफाकी वज़रा अली जैदी और जुल्फ़ी बुखारी भी यहाँ पर आए इनसे मुज़ाकरात करने के लिए कि ये अपना धरना मौखर कर दें और जो इन्होंने अपने प्यारों की मैयतें यहाँ पर रखी हैं उन्हें दफना दें। लेकिन कोई भी मुज़ाकरात की बैठक जो है वो कामयाबी से हमकिनार ना हो सकी और आज चौथी रात है कि ये कोयटा के मगरबी बाईपास पर सरापा एहतजाज है। इस वक्त यहाँ पर दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से
6 डिग्री नीचे गिर चुका है। खून जमा देने वाली सर्दी है, लेकिन हज़ारा बिरादरी का जो गम है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो खैमा लगाया गया है ख़वातीन के लिए, वहाँ पर हमारे साथ कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्यों ये इस बात पर मुसर हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ही यहाँ पे आए। इंसानों को इस तरह कत्ल किया जाता है, कोई इंसान जानवर को इस तरह कत्ल नहीं करता, तो आप लोगों ने इंसानों को क्यों किया? ये बुज़दिलाना है। हम चाहते हैं इसकी पैरवी हो, और हम चाहते हैं इमरान खान खुद आए यहाँ से, यहाँ पे शौकीन के लोगों से बात करे ताकि ये सब दोबारा ना चले। एक ही मुतालबा है कि इमरान खान यहाँ पे आए और यहाँ के शुहदा को, यहाँ के उनके वारिसीन को देख के उनके आंखों में आंसू देख ले, ताकि ये एहसास हो सके। और बाकी जो हुक्मरानों ने इस तरह के पहले भी वाक़े हुए हैं, सिर्फ ये पहली बार नहीं है, 20 साल से हम मारे जा रहे हैं। तो यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ वादे से काम नहीं चलेगा, हमें आकर यहाँ पे दिखाए कि वो भी कुछ कर सकते हैं। 2013 में जो वाक़या हुआ था, इमरान खान ने अपने ट्विटर में कहा था कि वेयर इज़ द स्टेट, तो आप अभी जो है स्टेट खुद इमरान खान है, तो मतलब उनको अभी दिखाना चाहिए। हम इमरान खान साहब से ही मिलना चाहते हैं। हम लोगों का दावा है, हम लोग पूछ रहे हैं उन लोगों से कि क्यों हो रहा है ये सब, आखिर क्यों? हम टैक्स देते हैं, हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इमरान खान यहीं पर आए। इलेक्शन से पहले तो बहुत सारे दावे किया करते थे ना, बहुत सारे दावे किया करते थे कि रियासत मदीना लेकर आएंगे। कहाँ है रियासत मदीना? रियासत मदीना क्या ये होता है कि सबको ज़िबा कर दिया जाए? बाकी मुल्कों की किसी कुत्ते बिल्लियों को भी इस तरह ज़िबा नहीं किया जाता जिस तरह पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में इंसान को ज़िबा किया जाता है। ये नहीं है रियासत मदीना। 1 साल नहीं है, 2 साल नहीं है, 5 साल नहीं है, ये 20-22 साल हो रहे हैं। सब लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। जो भी हो, आप सब ने देख लिया ना किस तरह खातून गश के हालत में एम्बुलेंस में चली गई है। गुज़िश्ता 4 रातों से यहाँ पर इन्होंने मैयतें रखी हैं और अपने प्यारों के गम में ये रो रो के निढाल हो रहे हैं। वो सिर्फ एक मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर आएंगे कब और इनके ज़ख्मों पर मरहम कब रखेंगे। जी गालिब निहाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा दिल जिगरा चाहिए अली साहब ये बातें देखने का, सुनने का। लोग ख़वातीन लावारिस रह गई हैं आज, ना भाई है ना बेटा है ना कोई है, कंधे खुद दे रही हैं, छोटे 8 साल के बच्चे तक इस हज़ारा किलिंग के अंदर। मुझे एक बात बताइए, मसला क्या है? वज़ीर आज़म क्यों नहीं पहुँच सक रहे? वज़ीर आज़म इंशाल्लाह ताला पहुँचेंगे और पहले भी गए हुए हैं, पर देखें इसको समझने की ज़रूरत है। देखें सिर्फ ये नहीं है कि हमें इसको समझना भी पड़ेगा। आप देखें थोड़ा सा पहले, इफ़ यू रिमेंबर, 5-1 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज इंटरनली और एक्सटर्नली करने की कोशिश की जा रही है। एक प्रॉपर मुनज़्ज़म कोशिश थी जिसमें शिया सुन्नी को लड़ाने की कोशिश की गई थी पूरे पाकिस्तान में, और बहुत सारे एलिमेंट्स को गिरफ्तार भी किया गया था, अनर्थ भी की गई थी साजिशें। और जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह इंडिया इस तरह का इन्वॉल्व है, कुलभूषण इफ़ यू रिमेंबर वो भी सारे इसी तरह के काम करने पाकिस्तान आया हुआ था, कि उन्होंने इसको टारगेट इस तरह किया है कि देखें बलूचिस्तान के डायनामिक्स देखेंगे तो 45% पश्तून हैं, रेस्ट आर बलोच, एंड बहुत थोड़ी सी मिनॉरिटी है हमारे हज़ारा वाले लोगों की। और इफ़ यू रिमेंबर कि बिल्कुल आपने जो बात सुनाई, पिछले 20 साल से इन पे अटैक हो रहे हैं। पिछले साल इफ़ यू रिमेंबर पिछली गवर्नमेंट में साहब खुद कहते थे ना, ये ऐसी बैठ के इंडियन करते हैं, असल तय पे जाओ। तो तय तो बहुत तय तक, मगर मेरा पहला सवाल, मैं अभी भी अटकी हुई हूँ सर, 4 दिन गुजर गए हैं, वज़ीर आज़म पहुँच क्यों नहीं पाए? नहीं, मैं एक बात, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाहिद आदमी थे जब लश्कर जंगवी की कोई बात नहीं करता था तो खान साहब ने बात की थी, और इस दफा दाइश ने उसकी कबूल की है इसकी जिम्मेदारी। असल चीज तो ये तो नहीं है, तो प्रॉक्सी वॉर हो रही है, प्रॉक्सी वॉर हो रही है। इंडिया एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। जहां तक आपका पहला सवाल है, इंशाल्लाह द प्राइम मिनिस्टर बहुत जल्द जा रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। 4 दिनों से अभी तक हमारा मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर की अपनी एंगेजमेंट सबसे बिल्कुल ठीक बात है। मैं आप ये कहूँगा नहीं, वो पहले ये था फ्लो, पहले चले जाना चाहिए था, अब फिर भी उन्होंने अपनी टीम भेजी है, मेरा चले जाना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को पहले भी। पर सर, यू नो व्हाई आई से दैट अली भाई, यू नो व्हाई आई से दैट, बिकॉज हमने माजी में भी देखा है कि हमेशा सरफराज बुगटी हों या सेनेटर अनवार काकड़ हों, जब ये उधर मौजूद होते थे ये ठक करके पहुंचते थे। दिल अजारी उधर जाके लोगों के पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर शैला क्या नाम है पूरा उनका, शैला रजा साहिबा या फैसल रजा आब्दी, ठक करके उनको पहुंचाया जाता था। सेंट्रली मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन को एंगेज कर लिया जाता था कि
कहीं इधर ये एहसास महरूमी ना भड़के, ये ना भड़के कि हमें तो कोई ओन ही नहीं कर रहा। अगर हमने ना वफाकी बुजरा ना सूबाई बुजरा कोई नहीं पहुंचा सर। मैं ये नहीं कर, ये क्या कर रहे हैं लंगू साहब वगैरह? अली ज़ैदी साहब गए कौन है हैं, ये? जुल्फी अब गए ना, थर्ड डे पे पहुंचे हैं और आज पहुंचे हैं। शेख रशीद साहब गए हैं, फिर भी ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। फर्स्ट टाइमर्स है इसलिए शायद आप ऑप्टिक्स नहीं समझते। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। ट्राई टू देखिए, मैंने वहां जाके सिर्फ ये नहीं करना कि मैंने उनको मरहम रखना, ये तो मैंने सद्देबाब भी करना है। जो इनके साथ 20 साल से हो रहा है, हमने इसको कहीं ना कहीं रोकना तो है ना। हमने देखे इस मुल्क के अंदर बहुत सारे मुल्कों ने प्रॉक्सी वॉर लड़ी है, हम उसका हिस्सा रहे हैं। अब हमने सद्देबाब करना है। देखें ये चीजें कम हुई हैं पर बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। हम उसका कोई तरीकाकार, कोई लाएमल, कोई उनको होप देने जा रहे हैं, कोई साथ मेजर्स भी तो बताएंगे ना। आइंदा ये चीज नहीं होगी। आप तो सिर्फ ये तो नहीं है ना। एक और जगह से आ रही हूं जिधर मैं एग्जैक्टली ये बात कर रही थी कि बैंडेड सॉल्यूशन सिर्फ पहुंचना नहीं है, गो के इसमें इट गोज अ लॉन्ग वे। अगर आप ये देखें, आपको रहमान मलिक साहब याद होंगे, जहां धमाका होता था पहुंच जाते थे, अगले दिन फिर धमाका हो जाता था। पर ये चीज सिर्फ ऑप्टिक्स की बात नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं किसी के मरहम रखने जा रहा हूं, आपने फील भी कराना है उससे। ये भी रियलाइज करते हैं कि इन ऑपोजिशन बहुत कुछ रोजी लगता है। और इमरान खान जब कहते थे वजीर आजम इधर आता क्यों नहीं है, बस इंडियन रॉ फंडिंग की बात करते हैं, पूरी बात कर, ये सारा भी बचकाना बातें थी क्योंकि हुकूमत में आके यू अंडरस्टैंड देखें बड़ी एक गंभीर भी होती है, डिफरेंट सिनेरियो है, डिफरेंट सिनेरियो। कुलभूषण सिंह पकड़ा जाता है, कुलभूषण यादव पकड़ा जाता है, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर उसका नाम नहीं लेते। उस वक्त जो इस मुल्क के अंदर प्रॉक्सी वॉर लड़ने वाला मुल्क है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके प्राइम मिनिस्टर को आप घर इनवाइट कर रहे होते हैं। सजन जंदाल के साथ आप उसको बगैर वीजे के पाकिस्तान लेके आते हैं और मरी ले जाते हैं। ऑप्टिक्स बता रहा हूं मैं कि क्या है, ऑप्टिक्स मैटर करती थी, आपके लिए ऑप्टिक्स इज नॉट एवरीथिंग। फिर मैं ये नहीं कह रहा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि लोग एक्सपेक्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस वक्त बात की थी, लोगों को ट्रस्ट नहीं था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पे। सर, ये बात करने को प्राइम मिनिस्टर ने यही ट्वीट में कहा था। अली भाई, इमरान खान कतर में थे, मैं सिंगापुर में थी जब साने साहिवाल हुआ था। मैं आपको सही बताऊं, मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या था? एक तो कलेजा फट गया उन यतीमों को देख के, और फर्स्ट रिएक्शन था शायद खान आया, शायद अब इसका कुछ होगा। खान साहब ने भी उधर बैठ के ट्वीट किया, मैं जैसी कतर से आऊंगा देखना मैं क्या करूंगा, वी विल पुट एवरीथिंग। क्या हुआ है सर? वो सारा का सारा केस जो आपका राजीनामे के ऊपर बात खत्म हो चुकी है, जो फिसाद फिल अर्ज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बड़े वाज़ेह अहकाम दे चुकी है, फैसले दे चुकी है कि उधर राजीनामे मैटर ही नहीं करते। राजीनामे पे वो यतीम बच्चे आज भी लावारिस हैं, रियासत जो मां के जैसी है, साहिवाल का केस ले लें, मॉडल टाउन ले लें। मैं आप बात करने लगा हूं। देखिए, मैं इसमें बहुत पार्टी लाइंस बात करने लगा। मैं ये बात नहीं कर रहा, आपकी क़यादत की रहबरी का सवाल है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और हम यही कोशिश करें कि लोगों का सबसे ज्यादा हमसे होप्स है। जैसे आपको होप थी जब सिंगापुर बैठी थी और अब ये समझ नहीं थी इस दफा बिल्कुल एक्शन होगा। मैं यही कहने की कोशिश करूं, पर कोशिश हम इस दफा, जैसे अभी आपने उसामा सत्ती की बात की, हमारा वर्कर था, जिस तरह दिन दिहाड़े उसके साथ हुआ, और जो अदालत ने कहा है, जो आपने रिपीट किया, ये हम कायमा कमेटी की मीटिंग करके हम ये चीजें कर चुके हैं, GIT बना चुके हैं जिसमें MIB के लोग हैं। देखिए, हमने अपनी आइज एंड ईयर्स, यही इदारे हैं ना, इनके इदारों से ही हमने काम लेना ना, हम खुद तो जाके कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे जरूरी क्या चीज है, मैंने कल एक और शो में ये बात कर रहा था, हमने 1863 पीनल कोड के ऊपर काम करना है, जो आज भी पुलिस को ये कहता है कि पुलिस अगर खुद उसके अंदर इन्वॉल्व है तो पेटी भाई ने उसकी तफ्तीश करनी है, इसको चेंज करना है। 1860 मैं PDM के कल मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद थे, हमने कहा दूर कर दें बाकी चीजों को, नैब को दूर कर दें, बाकी चीजों को दूर कर दें, बदइत्मादी खुद कर आए, इनके लिए काम करते हैं जो आम गरीब के लिए काम है। काम क्यों नहीं होता? तारिक फजल चौधरी साहब, आप लोग ऐवान में आना नहीं चाहते या ये आपको बुलाना नहीं चाहते? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पार्लियामेंट मफलूज है। जिस पार्लियामेंट के अंदर फैसले होने या कानून साजी होनी है, उस पार्लियामेंट के अंदर पिछले 1 साल से टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ्स बिल 2020 जो है वो पेंडिंग है, सेनेट के अंदर पड़ा हुआ है, कुछ नहीं उसका हो रहा सर। उसी पार्लियामान के अंदर 21 रिपोर्टें आ चुकी हैं 1947 से अब तक पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर। बन जाता है, पॉलिसीज बन जाती है, इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। पॉलिटिकली मोटिवेटेड अमेंडमेंट्स पुलिस एक्ट 2002 की, वो आज तक अपनी जगह कायम है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ओवरहॉलिंग रिफॉर्म्स सड़कों पे बन्नू में और भावलपुर में नहीं होने, पार्लियामान के अंदर बैठ के होने हैं सर। सो मुझे ये आज समझा दीजिए कि कौन ज्यादा मुखलिस है, वो जिनसे ऐवान चलाया नहीं जा रहा या वो जो बड़े तजर्बाकार हैं और उनको पता है कि ये तो इज्तिमाई दानिश का मजहर है और इसी को एम्पावर करना है, वो आज पीठ मोड़ के बैठे हुए। तो आप में से ज्यादा कौन मुखलिस है? मैं तो एक सवाल यही नहीं आज समझ पा रही। देखिए, गुजारिश है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए और ना है
कि जो भी हुकूमत वक्त होती है वो जिम्मेदार होती है। अगर इस तरह के कोई वाक़यात होते हैं उसकी रोकथाम के लिए भी, अगर इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, जैसे मैं तो रियासती दहशतगर्दी कहूँगा, तो उसमें जिम्मेदारान है उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाना और उसके बाद इदारे के अंदर वो रिफॉर्म्स लेके आना ताकि इस तरह की कोई आंदोलनाक वाक़यात जो हैं वो उसके बाद ना हो सकें। गुजारिश ये है, जब भी हुकूमत ने कोई बिल, पहली बात मैं दो बातें करूँगा इस सिलसिले में, जब भी हुकूमत ने कोई बिल पास कराना होता है उसके लिए जॉइंट सेशन कॉल हो जाता है, हुकूमती नंबर पूरे हो जाते हैं और वो बिल पास हो जाते हैं। जिस बिल के ऊपर ये नॉन सीरियस होते हैं वो अपोजिशन पे डाल दिए जाते हैं कि जनाब हमारी नंबर गेम कम है और वो बिल जो है पूरे नहीं हो रहे और फलां जगह पड़े हैं और फलां जगह पड़े हैं। इससे पहले कई दफ़ा ये वाक़यात हो चुके हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि जॉइंट सेशन से इन्होंने अपनी बिल पास कराए हैं। तो जहाँ तक रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, चाहे वो पुलिस में हो चाहे किसी और इदारे में, अपोजिशन ने कभी भी सर रिफॉर्म्स आप लोगों के एजेंडों पे नहीं थे? बिल्कुल ये बताइएगा सर, रिफॉर्म्स आप लोगों के एजेंडे पे था? नहीं, रिफॉर्म्स तो हमेशा हुकूमत के एजेंडों पे रहे हैं, रहते हैं, लेकिन अगर किसी जगह के ऊपर कोई ऐसी चीज है जो रह गई है, हर हुकूमत ने अपना हिस्सा डालना होता है। मैं नहीं कहता कि हमारे दौर में खाली काम हुए और उसके बाद कोई चीज रह नहीं गई। सर आपके दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में ये रिकमेंड किया गया था कि एक इंडिपेंडेंट फेडरल कमीशन बनाए जो इन्वेस्टिगेट करे, प्रोसिक्यूट करे इन सेक्रेटेरियन केसेस को, पब्लिकली रिपोर्ट करे इन किलिंग्स के ऊपर बलूचिस्तान में, और वो सारे पर्सनल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के जो इसके अंदर मुलव्विस होते हैं या सिंपथाइजर्स होते हैं या बहुत से एफसी के ऐसे लोग हैं ह्यूमन राइट्स ने जिनको रिपोर्ट किया लोअर लेवल के, जो कहते थे कि ये तो इरानियन एजेंट्स हैं, ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो एग्जैजरेट करते हैं, ये तो हमारी प्रॉक्सी वॉर ट्रिगर करने के लिए बैठे हुए, इनको सेंसिटाइज करें या जो मुलव्विस हैं इनको निकालें। आपने इनमें से एक काम नहीं किया। देखें, बात यह है कि अब अगर वो आप लिस्ट कहें कि कौन कौन से काम हमारे दौर में इस हवाले से हुए हैं तो वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा, लेकिन मैं एक अमूमी बात की है कि बहुत सारे काम हुए हैं, चीजें रह भी गई हैं। दूसरी बात ये होती है जी कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं वो कितने परसेंट जो है वो सिक्योरिटी के इदारों के पास होते हैं, कितने परसेंट जो है वो सिविल हुकूमत के पास होते हैं। हमने हमेशा, चाहे वो ज़रब अज़ब हो, चाहे वो रद्दुल फ़साद हो, चाहे वो कराची के अंदर क्या में अमन के हवाले से कोशिशें हो, ये सारी आपके सामने है। जब हमने हुकूमत संभाली 2013 में तो उस वक्त कितने रोजाना की बुनियाद के ऊपर हमले हो रहे थे, दहशतगर्दी हो रही थी, बम धमाके हो रहे थे, और उसके बाद कितना दहशतगर्दी पे काबू पाया गया। ठीक है सर, मुझे वक्फा लेने में क्विकली अली साहब से एक बात पूछ लूं कि मरियम साहिबा कल क्वेटा पहुंच रही हैं। सर आपसे पहले मरियम बीबी और हिज़्ब इख्तिलाफ सारी पहुंच गई तो हजीमत का सामना नहीं होगा आप लोगों को? देखिए, अगर हम इसको इस तरह क्यों ले रहे हैं कि देखें एक नेशनल समझे एक डिजास्टर है, एक नेशनल कैटास्ट्रोफी है, आप इसको हम इस तरह क्यों ले रहे हैं कि वो पहले पहुंच जाए? हमने पॉइंट स्कोरिंग पॉलिटिकल तो नहीं कर सकते ना इस चीज के ऊपर। मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब जाएंगे इंशाल्लाह ताला, एक तो बिल्कुल ताजियत है, कंडोलेंस है, बट दूसरी जो चीज है इसका सद्देबाब कैसे किया जाए। देखें, इफ यू रिमेंबर केपी के अंदर हमारे जो क्रिश्चियंस भाई हैं उनके एक चर्च के ऊपर बम अटैक हुआ था, इफ यू रिमेंबर। उसके बाद से हमने बड़ी कोशिश की, बड़ी अच्छी तरह मैनेज किया और बड़ी अच्छा सदे, अल्लाह ना करे कल कोई इस तरह का और वाकया हो, पर उसका कोई तरीकाकार निकाला गया। मैं यही कह रहा हूं कि अब ये बहुत हो गया ना हजारा वाले लोगों के साथ। हमेशा इसको ट्रिगर इसलिए होता है, ये मिनॉरिटी में है, इसको उभारा जाता है, बेचारों को जिस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया है ताकि ये इंटरनेशनली हजीमत का बाइस बने पाकिस्तान के लिए। चलें एक वक्फा ले लूं अली साहब, एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद बात करेंगे। कोई तो सिंपथाइजर्स और फुट सोल्जर्स हैं जो ये काम करवाते हैं। जब LEG डिसबैंड भी हुई दीगर ऑर्गेनाइजेशंस के समेत बलूचिस्तान के अंदर, कुछ लोग इनके चले गए अलकायदा में, कुछ चले गए दाइश में, कुछ चले गए TTP के अंदर, मगर बहरहाल फुट सोल्जर्स उधर मौजूद हैं। इनका मस्तूंग भी जो आपका मच को नेबर कर रहा है वो एक एपिसेंटर ऑफ एक्सट्रीमिज्म माना जाता है। उधर आपको याद होगा सिराज रईसानी साहब भी असैसिनेट हुए थे 2018 के अंदर। सो इन चीज़ों को मिल बैठ के टैकल करना है। कैसे कीजिए? अगर मौलाना साहब एक बन्नू के अंदर फौज को गाली दे रहे हैं स्टेज के ऊपर चढ़ के, कैसे कीजिए अगर हुकूमत जो है वो कहती है PDM अपनी मौत मर गई है, दे आर नो थ्रेट टू अस? इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन में हमारे मसले सॉल्व कौन करेगा? एक वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया नाज़रीन। जिस मुल्क में आपका फ़कत आपका अकीदा आपका सबसे बड़ा जुर्म बन सकता है, जहां आपका नज़रियाती इख्तलाफ आपकी मौत का बायस बन सकता है,
वहाँ सिर्फ ये उम्मीद की जा सकती है कि आपको सैनिटी प्रिवेल करेगी आपके पॉलिटिकल सफेयर के अंदर। जिन लोगों ने हमारी रहनुमाई करनी है वो इकट्ठे मिल बैठ के पॉलिसी बना सकेंगे, कानून साजी कर सकेंगे, हमें इस क्वैगमायर से निकाल सकेंगे। मगर अली साहब ये होता दिखाई नहीं देता। मैं कायरा साहब को भी खुशामदीद कह देती हूँ, कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्विकली सर, इस सूरत हाल के अंदर बेड़ा आपके पास है, कश्ती आपने चलानी है, आप कैसे लेकर आएंगे इनको वापस? इनके बगैर आप काम कैसे करेंगे सर? देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि देखिए, खान साहब पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं असेंबली के, दो चीज़ों के अलावा आप जितनी जो बात करना चाहते हैं, कोई लेजिस्लेशन करना चाहते हैं, कोई मशावरत करना चाहते हैं, कोई हमारे साथ बैठ के कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। अगर अपोजिशन नहीं आती, देखिए हमें फिर भी करना है। देखिए, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दफा तो नहीं, बहुत सारी दफा एंगेज किया। मार्च अप्रैल तक तो अब आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है ना। वो कह रहे हैं हम बैठना ही नहीं चाहते। आप बातें तो सुने, वो क्या रहे हैं, टाइम गुजर गया है, हम टांग मार के गिरा देंगे हुकूमत, छीन के इस्तीफा ले लेंगे, इस्तीफे मुंह पे मार देंगे, ये कह रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं आए बैठे, हाईएस्ट फोरम से कहा गया आके बैठे। अगर वो नहीं भी बैठते, मैं इस चीज पे कोई हमारे पास 5 साल बाद ये बात नहीं होगी कि आपके साथ अगर ऑपोजिशन नहीं बैठी तो आपने निजाम को ठीक नहीं किया, लोगों को इस्तेफादा नहीं मिला इस निजाम का। तो इंशाल्लाह ताला मार्च के इलेक्शंस के बाद इंशाल्लाह जो फरवरी के एंड में हो जाएंगे मेरे ख्याल में, आपकी सेनेट में अक्सरियत होगी। अब देखिए, सिर्फ ये चीजें हमने 1863 में बार बार कह रहा हूं, इस पीनल कोड को चेंज करना है जो गोरे ने हमें हुकूमत बनाने के इलेक्शन के बाद आप कर लेंगे सारे इंशाल्लाह ताला। कायरा साहब, आपने बात सुनी, अली अवान साहब कह रहे हैं कि बेहतर है कि अगर आप लोग आ जाएं डायलॉग टेबल पे, नहीं आते तो फिर भी जो अक्सरियत इनको मिलने जा रही है सेनेट इलेक्शंस के बाद, वो अपना काम फिर भी कर लेंगे। महर, एक बात तो ये है कि इनको अक्सरियत नहीं मिलने जा रही। इंशाल्लाह इनके पास अकलियत में ही है और अकलियत में ही रहेंगे, वहां पे भी हमारी अक्सरियत अपनी जगह बहाल रहेगी। और अगर मिली भी, अगर कोई नोशनल फर्क आया भी, तो शायद एक हाथ वोट का होगा। और कोई सेनेट इनके रास्ते की रुकावट नहीं है। सेनेट की हमारी अक्सरियत इमरान खान हुकूमत की लेजिस्लेशन के रास्ते में रुकावट नहीं है। अगर हमने उनको फर्ज करें, अगर हमने कोई लेजिस्लेशन उनकी ब्लॉक की तो जॉइंट सिटिंग बुला के उन्होंने वो पास कर ली ना, तो सेनेट की अक्सरियत उनके रास्ते की लेजिस्लेशन की रुकावट नहीं है। क्या रुकावट है? रुकावट उनकी नीयत है, इनकी कैपेसिटी है, इनका अपना जो फोकस है वो है। तो इशू ये है कि सेनेट की बुनियाद पर तो ये कुछ नहीं कर सकेंगे। रही बात के जी अपोजिशन को दावत देते हैं, फलान करते हैं, 2.5 साल तक अपोजिशन आपको तरले करती रही, दावतें देती रही, ऑफरें करती रही, और आप सिवाय वजीर आजम सर, मगर अब आपके पास मजीद ऑप्शंस क्या है कायरा साहब? मुख्तसरन फरमाइएगा। मार्च अप्रैल तक तो ये सुकून में बैठे। मेरी छोड़ ना, मेरे ऑप्शंस को छोड़ दे। किसने ये हालात खराब किए? किसने ये माहौल खराब किया? आज अगर अपोजिशन कह रही है कि हम बात नहीं करेंगे, तो ये आज अपोजिशन पहले दिन तो नहीं कह रही ना। 2.5 साल तक हम चोर डाकू, हम सारी गालियां सुनते रहे ना, हम इनके पास गए, जा के कहते रहे ना। और आज भी अगर अपोजिशन नहीं मान रही, अगर अपोजिशन ने फर्ज करे कहा कि जी नैब बिल को अमेंड कर ले, अगर अपोजिशन ने बाकी कवानीन पे इनको मजबूर किया, कहाँ का एनआरओ? अच्छा, फर्ज करे एनआरओ मांग रहे हैं, फर्ज करे, और हम कह रहे हैं कि जी नैब के कानून को दुरुस्त कर दे, तो नैब के कानून को तो अदालत भी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है दुरुस्त करे, वो भी कह रही है कि ये बाजू मरोड़ने का, ये वफादारियां तब्दील करने का, ये हुकूमतें गिराने और बनाने का इदारा बन गया है। उसको ठीक करने के लिए कोई प्रपोजल हुकूमत ने दी है? सिवाय प्रोग्रामों में बैठ के या वजीर आजम किसी जलसे में खड़े होकर ये कह दे कि आए मैं इससे बात करें, क्या मैं दरखास्त लेके जाऊंगा? जिन मंजिले सियासतदानों ने ये प्रपोजल्स देनी भी थी ना, चाहे शाह महमूद कुरैशी हो गए, परवेज खट्टक हो गए, बाकी तो इनके यूथिया हार्डलाइनर्स है ना काबीना में बहुत सारे। नहीं, सवाल ये है कि उनकी तरफ से क्या प्रपोजल वो भी सर अब आपको ताने दे रहे हो, ललकार रहे हैं कि 2 इस्तीफे किधर रह गए। एक होता है जेनरिक टर्म में बातें कर रहे होते, एक है स्पेसिफिक टर्म में। स्पेसिफिक टर्म में क्या मुझे बता सकती है कि हुकूमत की तरफ से कोई तजवीज आई हो कि आए जनाब इस इशू पे ऊपर बैठ के ये हमारी प्रपोजल है, हम इसको इस तरह अमेंड करना चाहते हैं? ये आप जरूर जवाब दे दीजिएगा अली साहब। मगर मैं चौधरी साहब, फैटफ पे करवाने वालों ने लेजिस्लेशन करवा ली जो करवानी थी, मगर अभी सूरत हाल हम जिधर खड़े हैं सर, पीपल्स पार्टी जो आसिफ अली जरदारी साहब मनवाना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे, कुछ मेरे तरीके से भी कर लो, वो बहुत हद तक जो है वो हावी हो गए और अपनी बात समझा चुके पीडीएम को। इसको आप पॉलिटिकल अकोमोडेशन कह ले पीडीएम को सर्वाइव कराने के लिए। नहीं है महर इसमें। नहीं सर, मैं कह रही हूँ कि पॉलिटिकल अकोमोडेशन पीएमएलएन ने किया आप लोगों
की तजवीज मान के। इस बात पे कन्विंस किया, मैं तो यही कह रही हूँ, उसकी पॉलिटिकल आपने कन्विंस किया, उन्होंने आपको पॉलिटिकली अकोमोडेट किया, पीडीएम सर्वाइव कर गया। अकोमोडेट की बात नहीं है, आप कन्विंस हुए, अकोमोडेट करना एक और मैंने उसको। अच्छा, कन्विंस हो गए सर, आप कन्विंस हो गए। मैं तो ये समझने से कासिर हूं चौधरी साहब, जब आप लोगों की जमात में इतने तगड़े तगड़े लीगल हेड्स हैं, पीएमएलएन के पास अख्तर औसाफ है, पीपीपी के पास फारूक एच नाइक है, एतजाज एहसन है, फिर भी आप लोग इस तरह की बेसलेस बातें करते रहे कि अब इस्तीफे दे देंगे, वो कहते हैं बाय इलेक्शन करा लेंगे, सेनेट के अंदर रिजाइन कर देंगे, वो कहते हैं कुछ कर दो, इलेक्टोरल कॉलेज फिर भी चला गया, हम फिर भी सेनेट इलेक्शन करवाएंगे। ये कहां थे लीगल हेड्स चौधरी साहब? ये सारे छुट्टी पे गए हुए थे। देखेंगे, बात ये है कि जब इस तरह की पॉलिटिकल मूवमेंट चलती है और पाकिस्तान में ये चीजें होती रही हैं, तो सिर्फ फिर वहां पे जो कानून में लिखा होता है ना 2 + 2 = 4 होता है, वो फिर इस तरह नहीं होता। इस्तीफे अगर इन हालात में दिए जाते हैं, और खासतौर पे पीडीएम की क़यादत ने जिस तरह कहा है कि उसके लिए वक्त और हालात का तयन जो है वो पीडीएम की क़यादत करेगी, वो उन हालात में दिए जाएंगे कि जब आपके पास एक मोमेंटम पब्लिक का, आप उसी अतार पे इत्तफाक कर रहे हैं जिसने तब्दीली लानी है, फिर हुकूमत के लिए यानी उसके बाद बाय इलेक्शन कराना ये मुमकिन नहीं रहेगा। ये तो क्या ख्याल है आपका कि हमें इस बात का नहीं पता कि अगर आप एक एक करके 2-2 करके और इस अंदाज से इस्तीफे देते जाए, हुकूमत बाय इलेक्शन कराती जाए, तो क्या अपोजिशन है कि वो अपना सारा रास्ता जो है वो हुकूमत के लिए खुला छोड़ दे? ये बात अपोजिशन को भी पता है, इसलिए ये स्ट्रेटेजी इस तरह की होगी जो वक्त आने के साथ साथ चीजें पता लगेंगी, और पीडीएम की क़यादत वक्त के साथ साथ ही कौम को भी और आपको भी आगाह करेगी। दूसरी बात, जो बार बार ये बात हो रही है जी कि अपोजिशन जो अभी थोड़ी देर पहले कारा साहब से आपने सवाल पूछा कि जनाब क्या बातचीत, देखिए बातचीत का एक माहौल होता है जो हमेशा हुकूमत ने बनाना होता है, और अभी भी पीडीएम की क़यादत के लिए, अपोजिशन के लिए, यानी एक हाथ आगे बढ़ाया जा रहा होता है दावत के लिए, और दूसरी तरफ जनाब अपोजिशन के वही घिसे पिटे इल्जामात, वही गालियां जो पिछले 2-2.5 साल से ये दे रहे हैं। ये मुज़ाकरात का कोई तरीकाकार नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये होती है जी कि पॉलिटिकल डायलॉग एक और चीज़ है, और अगर कोई खुदा न खास्ता कोई नेशनल डिजास्टर हो, उसके ऊपर हुकूमत का रवैया और अपोजिशन का हाथ और साथ मांगना वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है। अब ये तो वाकया हुआ है, इसके ऊपर हुकूमत की सर मांग ले अली साहब, इसी बात पे मांग ले। चौधरी साहब बजा फरमा रहे हैं कि एक नेशनल डिजास्टर है, इसके ऊपर आपको कानून साजी करनी हो या सर जोड़ के बैठना हो या कोई चेंजेस लाने हो, तो इसी के ऊपर इनको एंगेज कर लें सर। बिल्कुल, हमारे तो हम देखें, पार्लियामेंट इज द फोरम, स्टैंडिंग कमिटीज आर द फोरम। हम कह रहे हैं अगर उसके अलावा भी आप बैठना चाहते हैं, हम दोबारा कहते हैं, आपको दोबारा कहते हैं, पीडीएम की क़यादत को कहते हैं, मुस्लिम लीग की क़यादत को कहते हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत को, आके बैठते हैं और प्रॉपर चीजों पे बैठते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हमने सिर्फ बैठना है, हमने सिर्फ आप लेके आए। देखें क्या कह रहे हैं तारिक साहब, मुझे 1 मिनट देंगे आप इनसे ये पूछे हैं जी अली अवान साहब से कि किस वक्त और किस दिन प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट का इजलास बुला के अपोजिशन को कहा है कि आए और आप जो मच में सानिया हुआ है, जो कत्लेआम हुआ है, उस पर मैं बात करने के लिए आपको बुला रहा हूँ। कब ये हुआ है? यार ये टॉक शोज की बातें होती हैं कि टीवी टॉक शोज में बैठ के आप शुरू हो जाएं, हम तो बुला रहे हैं। तारिक फजल चौधरी साहब देखें ना, ये जिम्मेदारी इस वाले, अगर सिर्फ आप मच के इशू को ले रहे हैं ना, तो जिम्मेदारी उतनी आपके ऊपर भी है। इस मुल्क के ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 35 साल की हुकूमत की है। अगर आप इस चीज पे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब कि मच में इतनी ब्रूटल किलिंग हुई है और आप हुकूमत का वेट कर रहे हैं वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाए, तो लोग आप पे क्वेश्चन करेंगे। आप क्या चाह रहे हैं? वो आपसे राब्ता करें? नहीं, मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात और कर रहा हूं। देखिए हम तैयार हैं, मैं पहले ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं थोड़ा जवाब दूंगा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब का। कायरा साहब ने जो नैरेटिव बिल्ड किया, वो नैरेटिव ये बिल्ड किया कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है, जो लेजिस्लेशन वो कराना चाहती है वो करा लेती है, और इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान के आइन में लेजिस्लेशन होने की। वो ये कह रहे हैं कि हमारी 35 साल के रजीम में, जिसमें एक टाइम पे नून लीग के पास 2/3 मेजॉरिटी भी थी, हम इतने नाअहल थे, हमारी प्रायोरिटीज इतनी डिफरेंट थी कि हमने कोई लेजिस्लेशन नहीं की। हमने कोई इस तरह का 1863 पीनल कोड पे लेजिस्लेशन करने के लिए पिछले टेन्योर में नून लीग को क्या जरूरत थी? 2/3 मेजॉरिटी थी। जेल मैनुअल चेंज करने के लिए 1862 2/3 मेजॉरिटी नून लीग के पास थी, वो कर नहीं सकती थी। उसके बाद अब आपके औरतों की जायदाद में हिस्सा देने के लिए क्या लेजिस्लेशन के लिए आपको बाकी जमातें देखने की जरूरत थी? अमीरुल मोमिनीन बनाने के लिए तो आप 2 दिन में लेजिस्लेशन कर देते हैं।
पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपका हेड नाअहल है और वो नहीं बन सकता पार्टी हेड, आप 2 दिन में लेजिस्लेशन कर लेते हैं और आप नैरेटिव इस वक्त ये ड्रॉ कर रहे हैं कि हम अच्छा ठीक है, नहीं है सिंध में तो खैर साहब की गवर्नमेंट है ना, मोस्टली चीजें डिवॉल्व है ना, कितनी लेजिस्लेशन की है, कितनी ये जो हुक्मरानी और कहते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं कि हम ओन करते हैं, आज जो बलदियाती सिस्टम है सिंध के अंदर वो तबाह हाल है। सिंध के अंदर कोई चीज कोई लेजिस्लेशन पानी वहां नहीं है। तो आप बैठे हैं ना उधर बलदियाती इलेक्शन करा लें, आप इनके बंदे हटा के सारे बैठे हुए हैं सर। देखे मैं आप बात क्या बैठ हम कोशिश कर, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने बिल्कुल ठीक किया। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि 2.5 साल में अगर आप किस चीज को रिग्रेट कर रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी कर लेनी चाहिए थी, जो हमारा मेन नारा था आके इदारों में हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे, जो अभी तक हम करने में नाकाम है, मैं ओन कर रहा हूं इस चीज को। पर जो नैरेटिव कायरा साहब बिल्ड कर रहे हैं कि ये इनकी नीयत पे शक कर रहे हैं, तो भाई 35 साल आप लोगों की गवर्नमेंट रही है, 35 साल। और जब आपने बिल्ड करना होता है ना, आपने कुछ करना होता है कौम के लिए, तो तरीका होता है। यमन में फौज भेजने का मसला आया था, हमने वेट नहीं किया था कि हमें उस वक्त गवर्नमेंट हाथ बढ़ाएगी, हम खुद असेंबली में गए थे, खान साहब ने तकरीर की थी और अब मुतफ़िका करारदाद पास कराई थी। हम वेट क्यों, हम पाकिस्तान को ओन करते हैं। आज भी हम कहते हैं कि आए बैठे, ये कौन से चौधरी साहब, ये अनाओं का तो मसला नहीं बन गया जिधर हम अपनी आप खित्ते की सूरत हाल जानते हैं, हम अपनी एग्जिस्टेंशियल फाइट लड़ रहे हैं इस मुल्क की, एक बार फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है, तो ये आप लोग अपनी अनाओं की उसमें तो नहीं पड़ गए? देखें जी, ये कतई तौर पर ये बात नहीं है, ना किसी तरह की वो अना का मसला है। अभी मरियम नवाज साहबा कल कोयटा जा रही हैं, ये क्या कोई हम कोई दिखाने के लिए जा रहे हैं? जी बिलावल साहब भी जा रहे हैं, जी जी फरमाइए। ये बिलावल साहब भी जा रहे हैं, ये कोई रेस नहीं है, वो उनका अपना एक इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत जा रहे हैं। उम्मीद ये है कि हज़ारा बरादरी के जो हमारे भाई हैं वो उनकी इस अपील पे शायद मान जाए और अपने जो उनके प्यारे हैं वो उनकी मैतें जो वो रख के 4 दिन से बैठे हैं शदीद सर्दी में, वो अगर उनको दफन करने पे तैयार हो जाएं, चलें, बाकी मामला ज़ाहिर है आगे चलेंगे, लेकिन वो बहुत इस वक्त शदीद तकलीफ में है, तो ये किसी पे कोई आसान नहीं है। इसी तरह गवर्नमेंट ने क्या करना है ये उन्हें बेहतर पता है, हमसे बेहतर पता है। वो वज़ीर आज़म जाते हैं नहीं जाते हैं, हम कौन होते हैं उन्हें कहने वाले जी आप जाएं या ना जाएं, तो हम कौन होते हैं उन्हें कोई तानाज़नी करने वाले, ये हमारा काम ही नहीं है। हम जो हमारे बस में है वो हम कर रहे हैं। बीबी ने आज ताना कसा है ना ट्वीट करके, पहले मैंने बीबी ने क्या कहा है सर, उन्होंने कहा है कि पत्थर दिल इंसान का इंतजार ना करें, वो आपका या अवाम को आपको जवाब दे नहीं है, वो किसको जवाब दे? आप लोग का यही नैरेटिव है ना सर। देखिए नैरेटिव मैं अब इस पर बात करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर पहले दिन से ये सानिया इससे पहले भी हुआ, वज़ीर आज़म जाते रहे, वो एक बरादरी जो है, खास एक इलाका, एक बरादरी जो है वो बार बार दहशतगर्दी का शिकार हो रही है। ये कोई दहशतगर्दी के पाकिस्तान भर में ये वाक़यात हुए हैं, लेकिन खास एक बरादरी को टारगेट किया गया है पिछले 20 से 25 साल में। तो अगर वज़ीर आज़म जाते हैं और उनकी डिमांड्स भी सुनते हैं और वो अपनी मैतों को दफन कर देते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं होगी, ना ही इससे कोई वज़ीर आज़म की शान में कमी होगी। सर मैं ये बात लार्जर पिक्चर देखिए ना, मैं तो कह रही हूँ आप लोग आप सब ने मिलकर इसको भी पॉलिटिसाइज किया है, उनकी लाशों को भी पॉलिटिसाइज कर दिया है कि पत्थर दिल इंसान का इंतजार ना करो, वो तुम्हें जवाब देने है। कुछ एडवाइजर्स ये बात कह रहे होंगे कि अगर आप इस प्रोटेस्ट में चले गए, हर प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए आपको जाना होगा, लेकिन ये कोई आम वाकया नहीं है। दहशतगर्दी के और भी वाकयात पाकिस्तान में हुए, अभी इस्लामाबाद में उसामा शहीद का जो कत्ल हुआ, कोई भी आम वाकया नहीं था। मगर तारिक साहब एक और बात, मेरा शो खत्म हो रहा है, मैंने आपसे एक बात पूछनी है क्विकली और फिर आप जवाब भी दे लीजिएगा। 4 सीटें आप अगर निकाल गए, अगर आप कामयाब हैं सेनेट के लिए सर, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लॉन्ग मार्च या इस्तीफों से क्या अचीव कर लेंगे? ना इंतखाबी इस्लाहात हैं, ना इदारा जाती सपोर्ट इनके लिए कम होती दिखाई दे रही है, तो क्या अचीव क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? क्या कर लेंगे राइटफुली? तो अनलेस कोई इत्तेहादी तोड़ के लाए, इत्तेहादी भी किसके इशारे पे चलते हैं, वो भी फिर मसला होगा। उसी इंटरफेरेंस से तो आप बचना चाह रहे हैं, उसी इंटरफेरेंस के बलबूते पे इनको गिराएंगे। देखिए इसका फैसला वक्त करेगा, इसका फैसला पाकिस्तान की आवाम करेंगे, इसका फैसला वो तहरीक करेगी जिसकी बुनियाद रखी गई है। ये अहदाफ 6 हफ्ते में हासिल होते हैं, 6 दिन में होते हैं, या सेनेट से पहले होते हैं, बाद में 6 साल ना कहिएगा। ठीक है, लेकिन कब होता है सर? ये आई थिंक सैनिटी शुड प्रिवेल। देखिए फिर मैं ये बात करूंगा, उनको खुद भी नहीं पता। देखें नून लीग का मसला, नून लीग ने कभी ऑपोजिशन की नहीं, हमेशा तारिक भाई मैं बात कर लूं,
तारिक भाई मैं बात कर लूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये वाहिद जमात है जिसकी लीडरशिप पहले हुकूमत में आई है और फिर ये जमात बनी है। दे डोंट नो कि ऑपोजिशन होती क्या है, करते कैसे। इन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत की है, एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे गवर्नमेंट्स तोड़ी हैं, चाहे वो जुनेद जो लिखते हैं। उन्होंने ऑपोजिशन नहीं किया, आपने कभी हुकूमत नहीं की। हम तो हुकूमत कर चुके हैं, केपी में हम कर चुके हैं, केपी में कर चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं। और पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी सूबे ने केपी जैसे आपको 2/3 मेजॉरिटी दी है और हमने इतनी अच्छा डिलीवर किया। वो एक अलग बात है कि वो लोग भूल जाते हैं, वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को देखते हैं, बट खैर है, कोई इशू नहीं। इंशाल्लाह ताला इस दफा भी हम डिलीवर करेंगे। जब हम केपी में गवर्नमेंट कर रहे थे 2-2.5 साल, हमें मीडिया यही कहता रहा कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, इसको ना ही समझेंगे। नहीं एंगेज कर, वो उस हद तक मैं बिल्कुल, देखिए इनका भी अपना पार्ट बनता है, गवर्नमेंट का भी अपना पार्ट बनता है। इसमें लेजिस्लेशन नहीं चाहिए इस काम को रोकने के लिए। ये सद्देबाब जो हमने करना है, हमने इंटरनली और एक्सटर्नली करना है। जो आपको एंगेज करना है वो मैं आपको बता चुका हूं किन चीजों पे एंगेज करना है। कि इस देखें, इस मुल्क में गरीब की जेल डिफरेंट है, अमीर की जेल डिफरेंट है। इस मुल्क में औरत को उसके जायज हकूक और जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता है। सर वक्त खत्म हो गया, मगर इस दुआ के साथ मैं जरूर 48 घंटों में शायद कोई मुआवजा हो जाए, लेकिन इस दुआ के साथ कि इस मुल्क की सियासी लीडरशिप जो है वो मुत्तहिद और यूनिटी दिखाए। कल अगर बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ साहिबा उधर जा रही हैं तो इमरान खान साहब भी उधर पहुंचे और एक साथ खड़े दिखाई दें, लाशों के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर सियासत ना हो, एक पेज पे अगर पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाई दे तो लोगों का बहुत बहुत हौसला अफजाई होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।